हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 34, 34 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 24 और 24 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 34, तो 36 से 34 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 36 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 30, तो 34 से 30 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 34 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 के बाद में दिया गया है 28, तो 30 से 28 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 30 में से क्या कर दें, -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 28। इसी प्रकार से आगे देखिए, 28 के आगे दिया गया है 24, तो 28 से 24 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 28 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से आप सभी से पूछा गया है कि 24 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, -2, उसके बाद में क्या हुआ, -4, उसके बाद में क्या हुआ, -2, उसके बाद में क्या हुआ, -4। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -2, -4, -2, -4 और -2 के बाद में, यानी कि -4 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2। यानी कि 24 में से यदि हम -2 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 24 में से हम क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे, तो 24 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 22। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि संख्या 22 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 22 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि आपको 99 रुपए की फीस के अंदर 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट देखने को मिलेगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई जैसे ही आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासेज होंगी वो सभी क्लासेज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बिल्कुल फ्री के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 129, 129 के बाद में दिया गया है 143, 143 के बाद में दिया गया है 154, 154 के बाद में दिया गया है 168, 168 के बाद में दिया गया है 179 और 179 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 129, 129 से कितना बन रहा है 143, तो 129 से 143 कैसे बनेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 129 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो 129 और 14 मिलकर बन जाएगा 143। इसी प्रकार आगे देखिए 143 से बन रहा है 154, तो 143 से 154 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 143 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 143 और 11 मिलकर बन जाएगा 154। इसी प्रकार से आगे देखिए 154 से कितना बन रहा है 168, तो 154 से 168 कैसे बनेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 154 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो 154 और 14 मिलकर बन जाएगा 168। इसी प्रकार से 168 से बन रहा है 179। ठीक है, अब 168 से यहां पर 179 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, यदि हम 168 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 168 और 11 मिलकर बन जाएगा 179। अब इसी प्रकार से 179 से आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहां पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ है प्लस 14, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 11, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 14, उसके बाद में क्या हुआ है प्लस 11। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है प्लस 14 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 11। तो यहाँ पर अब प्लस 11 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस 14। यानी कि हम 179 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 179 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 14 कर देंगे तो 179 और 14 मिलकर बन जाएगा 193। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 193। अब हमें देखना है कि संख्या 193 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 193 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है और याद रखना गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे क्योंकि यह समीकरण संतुलित हो जाएगा ऑप्शन सी के चिन्हों से। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है माइनस और प्लस, तो माइनस के स्थान पर आपको प्लस करना है और प्लस के स्थान पर आपको माइनस करना है। जैसे यहां पर देखिए समीकरण में दिया गया है 10, उसके बाद में प्लस है, प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे माइनस है, फिर क्या है 5, तो यहां पर लिखेंगे 5, उसके बाद में दिया गया है भाग, फिर है 10, उसके बाद में है गुणा में 8, फिर है माइनस, माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, उसके आगे दिया गया है 10 और इसके बराबर में दिया गया है 16। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो समीकरण के अंदर आपको हमेशा सबसे पहले किसको सोल्व करना है, भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 का भाग देंगे 5 में, तो यहाँ पर फर्स्ट में है 10, उसके बाद में है माइनस, 10 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, इसके बाद में क्या है गुणा में है 8, फिर उसके बाद में है माइनस का, सॉरी मेरे भाई प्लस का 10 और इसके बराबर में है 16। अब मेरे भाई यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 5 दूना के 10। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, इसको आगे काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 4 दूना के 8, सॉरी मेरे भाई 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच गया 10, उसके बाद में माइनस, फिर क्या है 4, उसके आगे क्या है प्लस का 10 है और इसके बराबर में कितना दिया गया है 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 10 है और प्लस का 10 है, तो 10 और 10 मिलकर बन जाएगा कितना 20 है। उसके बाद में क्या है माइनस का 4 है और इसके बराबर में हमें दिया गया है 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 16 और इसके बराबर में भी कितना है 16। तो यहाँ पर RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि ऑप्शन सी के दोनों चिन्हों को यदि हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि भाग का अर्थ है जोड़, तो इस समीकरण के अंदर हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, जोड़ यानी कि प्लस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, गुणा के स्थान पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब बनाएंगे यहाँ पर हम अच्छे से नया समीकरण, ध्यान से समझना। सबसे पहले दिया गया है 54, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग। ठीक है, उसके बाद में 6, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, फिर कितना है 7, उसके बाद में भाग, भाग का अर्थ है प्लस, उसके बाद में दिया गया है 8,
फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में दिया गया है 2। अब पूछा गया है कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए और समीकरण को सोल्व करना है तो समीकरण के अंदर आपको सबसे पहले भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 54 में, तो ये चला जाएगा 9 छीके 54, यानी कि 6 का भाग 54 में देंगे तो 9 बार चला जाएगा। उसके बाद में क्या है, गुणा के अंदर है 7 है, फिर क्या है प्लस का 8 है, और लास्ट में है माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करने के बाद में सोल्व करेंगे गुणा को। तो यहाँ पर देखिए 9 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 7 के 63 है। उसके बाद में क्या है, प्लस का 8 है और माइनस का 2 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 63 है और प्लस का 8 है, तो 63 और 8 मिलकर बन जाएगा कितना, 71 है। और उसके बाद में क्या है, माइनस का 2, तो मेरे पास 71 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 69। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 69 है। अब हमें देखना है कि 69 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 69 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पहली आकृति में पता करना है कि यहाँ पर संख्या 16 कैसे आई है। उसी प्रकार से आपको इस दूसरी वाली आकृति में यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर संख्या 25 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में यहाँ पर 16 और दूसरी आकृति में यहाँ पर 25 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम पता करेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहाँ पर संख्या 16 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 16 के जस्ट ऊपर हमें 3 संख्या दी गई है। यहाँ पर देखिए 5, 4 और 6, तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 16 बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे तो कितना बनता है, ध्यान से देखिए सबसे पहले कितना है 5, उसके बाद में कितना है 4 और उसके बाद में कितना है 6। तो ध्यान से देखिए 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 6 मिलकर बन जाएगा 15। और मेरे पास यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में 1 को ऐड कर देंगे तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16, और 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करते हैं कि इस दूसरी आकृति में यहाँ पर 25 इसी प्रकार से आया है क्या। तो 25 के चारों तरफ भी कितनी संख्याएं दी गई है, 3। पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 7 और तीसरी संख्या है 9। तो इन तीनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 8 है, उसके बाद में कितना है 7 है, 7 के बाद में कितना है 9 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 9 मिलकर बन जाएगा कितना 24 है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 24 के अंदर भी यदि हम क्या कर दें, प्लस 1 कर दें तो 24 और 1 मिलकर बन जाएगा 25 है। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के चारों तरफ ध्यान से देखिए 3 संख्याएं हमें दी गई है। पहली संख्या है 7, दूसरी संख्या है 4 और तीसरी संख्या है 8। इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़कर जो टोटल संख्या आएगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए पहली संख्या है 7,
उसके बाद में दूसरी संख्या है 4 और तीसरी संख्या है 8। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 8 मिलकर बन जाएगा 19, और सभी के अंदर +1 किया गया है तो 19 में भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। 19 और 1 मिलकर बन जाएगा 20, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब हमें देखना है कि संख्या 20 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 20 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया का, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया का, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती क्रिया का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है चांदी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का हमने एक मास्टर PDF सेट तैयार किया है, जिसके अंदर हमने टोटल 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र
₹99। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र ₹99 की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो विद्युत धारा है ये एक प्रकार की अदिश राशि है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है निकिल, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। इन सभी में से कोबाल्ट एक लो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है कांच में, ऑप्शन सी है हीरा में और ऑप्शन डी है नायलॉन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध खाली स्थान होगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र ₹99। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। कितने बजे? मॉर्निंग के अंदर, सुबह 7 बजे। ठीक है।